रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। हवा तेज़ थी। कभी कभी दिल दहल देने वाला गरज और चमक से बड़ी बड़ी इमारतों में एक अजीब किस्म की झनकार सी पैदा हो जाती थी। 1 बज चुके थे, लेकिन फरीदी अभी तक अपने सोने वाले कमरे में टहल टहल कर सिगार पर सिगार फूंक रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। फरीदी ने खिड़कियां बंद कर दी। अभी वो लेटने के इरादे से पलंग पर बैठा ही था कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बरामदे में गिर पड़ा हो। वो तेज़ी से बरामदे की तरफ लपका। पोर्टिका में उसके कुत्ते खड़े भौंक रहे थे। फरीदी ने उन्हें डांटते हुए बरामदे का बल्ब जलाया। अरे! वो चौंक कर एक कदम पीछे हट गया। बरामदे में एक औरत औंधी पड़ी हुई थी। उसकी कीमती साड़ी पिंडलियों तक सड़क आई थी। उसने गर्म और उम्दा लिबास और ऊपर से लबादा पहन रखा था। पहने कपड़े करीब करीब बिल्कुल भीग चुके थे। फरीदी उसके करीब जाकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हिम्मत करके उसने उसे सीधा किया। औरत नौजवान थी। उसकी पलकें घनी थीं, जिनकी गोद में झील की तरह 2 आंखें सो रही थीं। लाल और गोरा चेहरा कुछ और खूबसूरती पैदा कर रहा था। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसके खूबसूरत जिस्म में हाथ लगाते वक्त फरीदी जैसा सूखा आदमी भी एक बार सिर से पैर तक कांप उठा था। आखिर वो हिम्मत करके इस बेहोश लड़की को हाथों पर उठाकर अपने कमरे में ले आया और पलंग पर लिटा दिया। अब वो एक दूसरी उलझन में पड़ गया। उसके भीगे हुए कपड़े किस तरह बदले, ये मसला बहुत पेचीदा था। आखिर उसने ज्यों का त्यों रहने दिया। सिर्फ इतना किया कि उसे कंबलों से चारों तरफ से ढक दिया और रूम हीटर से कमरा गर्म करने का इंतज़ाम करने लगा। उसने सोचा कि हमीद को भी जगा दे, लेकिन उसकी बदमज़ाकी का ख्याल आते ही ठहर गया। उसने लड़की के जूते उतार दिए थे और अब उसके नाजुक पैरों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी घनी पलकों के नीचे आंखें हिलीं। फरीदी उस पर झुक गया। वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। आंखें ज़रा सी खुलीं और फिर बंद हो गईं। फिर उसने आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। अचानक वो झटके के साथ उठ बैठी। आप इत्मीनान रखिए, आप बिल्कुल महफूज हैं, फरीदी ने कहा। लेकिन मैं कहाँ हूँ? लड़की बोली। घबराइए नहीं, आप बुरे लोगों में नहीं हैं, फरीदी ने कहा। लड़की सिर झुकाए सोचने लगी। आप अभी लेटी ही रहिए तो बेहतर है, फरीदी बोला। लड़की उसे खौफजदा होकर देखने लगी। आप बेकार में परेशान हो रही हैं, इत्मीनान रखिए, आप बिल्कुल महफूज हैं। फरीदी ने उसे फिर दिलासा दिया। लड़की फिर लेट गई। आपके कपड़े भीगे हुए हैं, फरीदी ने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए जनाना कपड़ों का इंतज़ाम ना कर सकूंगा। अगर आप कुछ ख्याल ना करें तो कुछ वक्त के लिए मर्दाना कपड़े ही पहन लें, अब तक के आपके कपड़े सूख ना जाएं। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। भीगे कपड़े आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई एतराज़ ना होना चाहिए। लड़की बदस्तूर खामोश रही। जब वो वापस आया तो उसके हाथों में उसके सोने वाले कपड़े थे। लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, फरीदी ने कहा। मैं तब तक चाय का इंतज़ाम करता हूँ। नहीं, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लड़की जल्दी से बोली। नहीं, तकलीफ़ की कोई बात नहीं, उस वक्त चाय आपके लिए ज़रूरी है, फरीदी ने कहा और कमरे में चला गया। लड़की ने उठकर अपने भीगे हुए कपड़े उतारे और फरीदी के कपड़े पहन लिए। उन ढीले ढाले कपड़ों में वो सर्कस के जोकर जैसी मालूम होने लगी थी। कपड़े बदलने के बाद उसने रूम हीटर का पलंग निकाल लिया। फिर प्लग पर अच्छी तरह कंबल ओढ़ कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद फरीदी ट्रे में चाय लेकर आ गया। उसने इतनी रात को नौकरों को जगाना ठीक ना समझा, इसलिए उसने चाय खुद ही बना ली। मुझे सख्त शर्मिंदगी है, लड़की बोली। शर्मिंदगी किस बात की? फरीदी ने कहा। बेकार ही आपको तकलीफ़ हो रही है, लड़की बोली। भाई, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? फरीदी ने उसकी तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया, लड़की ने कहा। चाय लेते वक्त उसका हाथ कांप रहा था। फरीदी आराम कुर्सी पर अधलेटा होकर सिगार सुलगाने लगा। सिगार के धुएं से आपको तकलीफ़ तो ना होगी? फरीदी ने कहा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़की मुस्कुराकर बोली। मेरे ख्याल से आप एक कप और पीजिए। जी नहीं, बस शुक्रिया, आप तकल्लुफ़ कर रही हैं, फरीदी ने हंस कर कहा
और उसके कप में चाय उंडेलने लगा। तो आप भी पीजिए, लड़की ने कहा। मेरे लिए बिल्कुल नाकाफ़ी हो जाएगी, फरीदी ने कहा। लड़की चाय पी चुकी थी। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। फरीदी आंखें बंद किए खामोशी से सिगार पी रहा था। मगर लड़की ने कहा, मुझे हैरत है कि आपने अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। फरीदी आंखें खोल कर मुस्कुराया। अगर आप ज़रूरी समझेंगी तो खुद ब खुद बता देंगी, फरीदी ने कहा। लड़की उसे हैरत से देखने लगी। क्या ये फरीदी साहब का मकान नहीं है? लड़की ने पूछा। 100% उन्हीं का है, फरीदी ने कहा और सिगार के हल्के हल्के कश लेने लगा। क्या फरीदी साहब इस वक्त मौजूद हैं? लड़की ने पूछा। जी हाँ, शायद सो रहे होंगे, लड़की ने कहा। अगर उन्हें इस वक्त जगाया जाए तो वो बुरा तो ना मानेंगे? बिल्कुल नहीं, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। तो क्या आपने उन्हें मेरे बारे में बता दिया? लड़की बोली। बताना कैसे? वो देर से आपको देख रहे हैं, फरीदी ने कहा। ओह, तो क्या वो करीब ही कमरे में हैं? लड़की बेताबी से बोली। खुदा के लिए उनके पास ले चलीजिए। आखिर क्यों? ये मैं उन्हीं को बताऊंगी, लड़की ने कहा। माफ़ कीजिए, बात ही कुछ ऐसी है। तो बयान करना शुरू कीजिए। मैंने कहा ना कि मैं ये बात सिर्फ उन्हीं को बता सकती हूँ, लड़की ने थोड़ा दबी हुई आवाज़ में कहा। बुरा मानने की बात नहीं है, फरीदी ने कहा। मैं आपसे कब से कहता हूँ कि आप किसी दूसरे को बताइए। तो क्या आप ही फरीदी साहब हैं? जी। ओह, तब माफ़ कीजिए, मुझे गलत फहमी हुई। मैं आपको बूढ़ा समझती थी। आप अब भी मुझे बूढ़ा ही समझिए, फरीदी ने कहा। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? लड़की कुछ सोचने लगी। उसका चेहरा बार बार शर्म से लाल हो जाता था। फरीदी उसके चेहरे की तब्दीलियों को गौर से देख रहा था। मैं दरअसल इसलिए आई लड़की उससे ज़्यादा ना कह सकी। शर्म से उसके चेहरे पर पसीना आ गया। कहिए, मेरा सीना राजों का मकबरा है, आप इत्मीनान रखिए, फरीदी ने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, लड़की ने कहा। ये तो ज़रा मुश्किल चीज़ है, भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप कैसे कहें? लड़की फिर सोचने लगी। आप मेरे ऊपर पूरा पूरा भरोसा कर सकती हैं, फरीदी ने कहा। लड़की उसकी तरफ गौर से देखने लगी। आप रोज़ाना न्यू स्टार पढ़ते हैं? लड़की अचानक बोली। फरीदी चौंक पड़ा, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपना हालत पर काबू पाते हुए कुछ ऐसा अंदाज़ अपनाया जैसे उसने कोई ख़ास बात ना पूछी हो। उसके दिल में शक जाग गया। कहीं ये लड़की लिनॉर्ड के गिरोह से तो ताल्लुक़ नहीं रखती? कहीं वो उसे बदनाम करने के लिए कोई दूसरी चाल तो नहीं चल रहा? पढ़ता हूँ, फरीदी ने कहा। हमारे शहर में उसके अलावा दूसरा अखबार ही कौन सा है जो पढ़े जाने के काबिल हो? आपने उसमें वो इश्तिहार कैसे धमकियों भी पढ़ी होंगी जो आए दिन चंद जानी मानी हस्तियों के बारे में छपा करती हैं? इश्तिहार जैसी धमकियां? फरीदी ने ताज्जुब से कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे, वो ब्लैकमेलिंग के इश्तिहार के नमूने, लड़की बोली। अच्छा, फरीदी ने लापरवाही से कहा। हाँ, पढ़े तो हैं उनके बारे में। आपको क्या ख्याल है? ख्याल? हाँ, दिलचस्पी के लिए एक अच्छा है। दिलचस्पी? लड़की जोश में बोली। मगर मैं साबित कर सकती हूँ उनके ज़रिए 100% ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा, फरीद ने हैरत से कहा। जी हाँ, लेकिन कैसे? उसी अखबार की ये कटिंग देखिए, लड़की ने उसकी तरफ कागज़ का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा। फरीदी उसे पढ़कर उसकी तरफ गौर से देखने लगा। वो बदनसीब नवाबजादी मैं ही हूँ, लड़की रोंदी हुई आवाज़ से बोली। अच्छा, फरीदी ने हैरत से कहा। लेकिन ये आप कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि बिल्कुल इसी किस्म का ख़त मुझे स्विट्ज़रलैंड में भी मिला था और इसी के साथ एक तस्वीर भी। तो क्या ये प्राइवेट सेक्रेटरी वाला मामला सच है? फरीदी ने कहा। मगर नहीं, मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ? माफ़ कीजिएगा। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बल्कि मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा सकती हूँ, लड़की जोश में बोली। जब कर नहीं तो डर नहीं। मेरा ज़मीर इस पर मेरी मलामत नहीं करता। लड़की ने एक तस्वीर फरीदी की तरफ बढ़ा दी। इस तस्वीर में एक नौजवान आदमी उसे गोद में उठाए खड़ा है। क्या कहा आपने? फरीदी ने ताज्जुब और तंज भरे लहजे में कहा कि आपका ज़मीर आपकी मलामत नहीं करता है? जी हाँ, लड़की तेज़ आवाज़ में बोली। स्विट्ज़रलैंड में एक पार्क में सिर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी भी मेरे साथ था। वो मुझे उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की तरफ ले जा रहा था कि उसी दौरान किसी ने मेरी फ़ोटो खींची और बस। ओह, समझा, फरीदी ने मानी खेस अंदाज में सिर हिलाकर कहा। फिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं 20 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? लड़की ने कहा।
तो फिर मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फरीदी ने कहा। किसी तरह मुझे इस मुसीबत से बचाइए। लड़की ने बेबसी से कहा। अगर वाकई ये तस्वीर छप गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाऊंगी। ऐसी सूरत में मेरे ज़मीर की सफाई भी मेरी मदद ना कर सकेगी। दुनिया की ज़बान को कौन रोक सकता है? तो फिर अब्बा जान तो मुझे ज़िंदा ही दफन कर देंगे। अच्छा, आपने इस अखबार के दफ्तर वालों से इस सिलसिले में कोई ख़त किताब भी किया है? फरीदी ने पूछा। अभी नहीं, लड़की ने कहा। सबसे पहले मैंने यही मुनासिब समझा कि आपसे मिलूं। एक दिन राजरूप नगर के नवाब वजाहत मिर्ज़ा अब्बा जान के आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैंने बातों ही बातों में उनसे आपका पता पूछा और यहाँ चली आई। ये आपने बहुत अच्छा किया। अगर आपने इससे पहले कुछ ख़तों किताब की होती तो इतनी आज़ादी से यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। क्यों? आपके पीछे आदमी लग गए होते। अच्छा, जी हाँ, फरीदी ने कहा। आप यहाँ कहाँ रहती हैं? फ़िलहाल ना मैं आपको अपना नाम बताऊंगी और ना घर का पता। मैं इसके लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा, फरीदी ने कहा। लेकिन मैं किस तरह यकीन कर लूं कि आप वही नवाबजादी हैं? हो सकता है कि आप उसी गिरोह से ताल्लुक़ रखती हों जिसके खिलाफ आप शिकायत लेकर आई हैं। आपका एतराज़ दुरुस्त है, लड़की ने कहा। वाकई ऐसी सूरत में इसका सबूत मैं आपको नहीं दे सकती। फरीदी कुछ सोचने लगा। लड़की की सादगी का अंदाज़ा उसे इस बात पर मजबूर कर रहा था कि उसके बयान को सही मान ले। उसकी खूबसूरत आँखों में उसे ज़र्रा भर मक्कारी की झलक ना दिखाई दी। देखिए, मुझे मायूस ना कीजिए, लड़की भर्राई हुई आवाज़ में बोली। आखिर आपको अपने बारे में साफ तौर पर बताने में क्या नुकसान है? फरीदी ने कहा। मैं अपने ख़ानदान की बदनामी नहीं चाहती, लड़की बोली। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं खुदकुशी कर लूँ। आप इत्मीनान रखिए, ये चीज़ मुझ तक ही महदूद रहेगी, फरीदी ने कहा। लड़की सोच में पड़ गई। आपने नवाब रशीद जुमा का नाम सुना होगा, लड़की धीरे से बोली। ओह, तो कहिए आप गजाला खाना में? फरीदी मुस्कुराकर बोला। आपको कैसे मालूम? लड़की अचानक चौंक कर बोली। मैंने आपके बारे में नवाब वजाहत मिर्ज़ा के लड़के डॉक्टर शौकत से सुना था। तो क्या आप उन लोगों को जानते हैं? अच्छी तरह से। खैर छोड़िए इन बातों को, लड़की बोली। अब बताइए, आप मेरे लिए कुछ करेंगे या नहीं? आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि किस तरह वो तस्वीर निगेटिव समेत मुझे मिल सके। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपको उस वक्त तक ठहरना पड़ेगा जब तक आपको तस्वीर वापस ना मिल जाए। मैं तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि कल ही आप उस नामालूम आदमी को उसी अखबार के ज़रिए ख़त लिखिए और उससे पूछिए कि उसे रकम कैसे पहुंचाई जाए। आप इतना कर लीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। ख़त का जवाब आए तो उसे मेरे पास भिजवा दीजिएगा। मेरा आदमी आपसे होटल गुलिस्तान में मिलता रहेगा। अब आप यहाँ ना आइएगा और ना किसी पर यह जाहिर होने दीजिएगा कि आप मुझसे मिल चुकी हैं। मैं इस सिलसिले में बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लड़की खुश होते हुए बोली। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। खैर, ये सब बात की बातें हैं, फरीदी ने कहा। चलिए मैं आपको होटल गुलिस्तान तक छोड़ जाऊं। इस तकलीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, लड़की उठती हुई बोली। अभी आपके कपड़े नहीं सूखे हैं, फरीदी ने कहा। मेरे ख्याल से आप इन्हीं कपड़ों पर मेरा ओवरकोट पहन लीजिए। हालांकि आप मजाकिया ज़रूर लगेंगी, मगर क्या किया जाए। मुझे इसकी परवाह नहीं, लड़की बोली। खुद को दिखाने से ज़्यादा मुझे अपने आराम और तकलीफ़ का ख्याल रहता है। यही होना चाहिए, फरीदी ने कहा। अच्छा, आप इस कोट को पहनिए, मैं जाकर गैरेज से गाड़ी निकालता हूँ। रास्ते में लड़की ने महसूस किया कि फरीदी की जगह कोई और ड्राइव कर रहा है। वो टिकटिकी ही थी कि आवाज़ आई। घबराइए नहीं, मैंने अपनी असली शक्ल सूरत में आपके साथ जाना ठीक ना समझा। लड़की खामोश से सीट पर टेक लगाकर बैठ गई। आसमान पर अभी तक काले बादल मंडरा रहे थे। बारिश कुछ कम हो गई थी। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए।